पहले भी कहा था कि हमारे पास जब भी इक्विलिब्रियम हम डिसाइड करते हैं फॉर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी प्रेशर्स हमारे काम करते हैं। तो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ inflationary pressures and deflationary pressures like the problem of excess demand and deficient demand should be corrected through fiscal and monetary measures. Okay, so in today's session we will discuss this thing. Okay, अब हम करेंगे कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम किस तरह से फिक्स होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम को फिक्स कैसे करते हैं हम। देखो, आप लोगों ने एक कर्व किया AS कर्व, जो कि हमारा इनकम कर्व है, जो हमेशा 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इधर हमने लिया एग्रीगेट सप्लाई, एक हमने कर्व किया, ये कंजम्पशन कर्व था। हमने कहा कंजम्पशन में अगर हम इन्वेस्टमेंट ऐड कर देंगे तो ये AD कर्व हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमेशा I के इक्वल होगा। I के इक्वल क्यों होगा? बिकॉज जो हमारा यहाँ पे I है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब वो सेम रहेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कंजम्पशन एंड AD कर्व आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ये हमने अलग अलग किए। AS कर्व 45 डिग्री पे इसलिए होता है कि जितना भी हमारा चेंज इन इनकम होगा वो या तो कंज्यूम हो जाएगा या फिर सेव हो जाएगा। अब हमने कहा कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ पर AD इज इक्वल टू AS होगा, यानी कि जहाँ पर C प्लस I इज इक्वल टू C प्लस S होगा, और ये कैंसिल हो गया तो जहाँ पर I इज इक्वल टू S होगा। तो इसका मतलब अगर मैंने एक ये डायग्राम बनाया, ये मेरा AD कर्व है और ये मेरा AS कर्व है 45 डिग्री पे। फिर से बनाते हैं, ये अगर मेरा AS है और ये मेरा AD है, तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आ गया OY1 पर, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर AD एंड AS। इसका मतलब हमारा जो ये वाला कर्व होगा, जो SI अप्रोच के थ्रू हम करेंगे, वो भी हमारा सेम आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अगर मैंने इसको नीचे तक लिया तो ये जो मेरा आ रहा है, ये अगर मेरा इन्वेस्टमेंट कर्व है तो ये मेरा सेविंग कर्व इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि दोनों से इक्विलिब्रियम सेम आना चाहिए। दोनों से इक्विलिब्रियम सेम आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया Y1। तो हम ये कह सकते हैं कि AD/AS और SI अप्रोच के थ्रू हमारा सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। अब इसमें एक बात ये फिर से समझाने वाली है, ये तो डायग्राम गलत ही है, कि ये जो हमारे पास था इसमें ये सेविंग कर्व का मतलब क्या हुआ, ये वाला। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये नेगेटिव सेविंग्स हैं। नेगेटिव सेविंग्स का मतलब हो गया ये डिस सेविंग्स हैं ये। और इस वाले पॉइंट का मतलब हो गया
कि हमारे पास सेविंग्स जो हैं वो 0 है और इस पॉइंट पर y इज इक्वल टू सी है। डिस सेविंग्स का क्या मतलब होता है? डिस सेविंग्स हमारी क्यों अराइज होती हैं? डिस सेविंग्स हमारी अराइज होती हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से। ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से डिस सेविंग्स हमारी अराइज होती हैं। ओके, हमने कहा कि ये AD और ये AS, ये इक्विलिब्रियम आ गया। हमने कहा ये सेविंग और ये इन्वेस्टमेंट, तो ये इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन ये तो अलग अलग है। जब यहाँ पर आ रहा है तो AD-AS अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं, तो AD-AS अप्रोच फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पर इक्वल थे वहाँ पे कर दिया। यहाँ पर हम कह रहे हैं जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल थे SI अप्रोच के थ्रू, वहाँ हमने कर दिया। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अभी हमने ये चीज़ करी कि AD इज इक्वल टू AS होता है, C प्लस आई C प्लस S के बराबर है, C कैंसिल हो गया तो ये I इज इक्वल टू S हो गया। तो इसी की वजह से हमने दोनों को अलग अलग बनाया। बट एक्चुअली में होता क्या है, दोनों से इक्विलिब्रियम सेम आना चाहिए। अब दोनों से इक्विलिब्रियम सेम आने का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा ये AD-AS अप्रोच के थ्रू है तो हमारा SI अप्रोच के थ्रू भी सेम आना चाहिए। अब अगर SI अप्रोच के थ्रू सेम आना चाहिए तो हमने पहले इससे एक बनाया AD-AS अप्रोच के, हमने ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बना दिया। इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को हमने नीचे तक ड्रॉ किया, इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को, और हमने यहाँ पर भी y1 कर दिया। ये भी हमारा लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बन गया। फिर हमने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट से ऐसा एक पॉइंट यहाँ से कहीं भी नीचे से हमने ड्रॉ किया जो हमारा इसको कट करता हुआ सेविंग पे जा रहा है। इससे क्या होगा कि आपका इक्विलिब्रियम भी सेम आ जाएगा और दोनों का सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप कैसे भी बना सकते हो, इसमें आप रिवर्स भी कर सकते हो। कैसे रिवर्स कर सकते हो, देखो इसको रिवर्स आप ऐसे कर सकते हो। यह आपने ऊपर का पैनल बनाया, यह आपने नीचे का पैनल बनाया, आपने पहले सेविंग कर्व बना दिया, फिर इन्वेस्टमेंट बना दिया, OY1 पे मेरा एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया SI अप्रोच के थ्रू। अकॉर्डिंग टू SI अप्रोच ये हमने बना दिया इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हमने इसी लाइन को ऊपर लेके गए, यहाँ सीधा सीधा। अब AS कर्व तो हमारा 45 डिग्री ही होगा, उसमें तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते। बट हम ये तो कर सकते हैं कि फिर AD कर्व कुछ इस तरह से बनाएं, ऐसे करके ये AD कर्व बना दिया तो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऊपर का पैनल ही पहले बनाएं। यहाँ पे हमारा AD एंड AS हो गया, यहाँ पे हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच हो गया। अब आपसे अगर ये बोला जाए कि इक्विलिब्रियम शो करो तो ही आप दोनों बनाओगे अप्रोचेस, अदरवाइज वो आपको बोल देते हैं कि बाय SI अप्रोच या बाय AD-AS अप्रोच, तो आपने दोनों अप्रोचेस को ऐसे शो करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना, आप एक ही अप्रोच को शो करो वो भी सफिशेंट है। लेकिन अगर आपको ये बोला कि प्रूफ दैट AD-AS अप्रोच एंड SI अप्रोच बोथ गिव्स द सेम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आपको दोनों दिखानी पड़ेंगी। ठीक है,
या आपको प्रूफ दैट बोथ अप्रोचेस शोज सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये सब कुछ शॉर्ट रन में ही हो रहा है। अब देखो हमने क्या कहा था, अगर मान लो किसी वजह से इक्विलिब्रियम यहाँ आ रहा है, मान लो किसी वजह से इक्विलिब्रियम यहाँ आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, इसमें आपका AS इज़ मोर देन AD है। और अगर किसी वजह से इक्विलिब्रियम यहाँ हो जाता है इकोनॉमी का, तो यहाँ पर AD इज़ मोर देन AS है, क्योंकि देखो ये वाला AD ज़्यादा है ना और AS कम है। तो हमने क्या कहा कि शॉर्ट रन में ऐसा नहीं हो पाएगा कि बहुत टाइम तक ये सिचुएशन बनी रहे। अगर फॉर एनी रीज़न AD इज़ मोर देन AS और AD इज़ लेस देन AS, तो वो उसके अफेक्ट्स इस तरह से जनरेट होंगे कि वो ऑटोमेटिकली इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आकर वापस रुक जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये होता है। देखो किसी भी डायग्राम की जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, उसको लिखने में हमेशा पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिफाइन करोगे। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन हो जाएंगे, उसके बाद जैसे इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखनी है आपको, सपोज AD-AS अप्रोच की लिख रहे हो सिर्फ आप, तो आप पहले AD कर्व के बारे में बताओगे। आपको हर एक कर्व को डिफाइन करना है कि ये वाला जो कर्व है ये हमारा AD कर्व है, ये हमारा AS कर्व है। और जब इन कर्व को बताओगे तो साथ ही साथ इनको डिफाइन भी कर दोगे। उसके बाद आप ये बताओगे कि वाई AD कर्व स्टार्ट्स अबव द ओरिजिन। फिर आप बताओगे कि वाई AS कर्व इज एट 45 डिग्री एंगल। फिर आप बताओगे इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में कि E पॉइंट है, हमारे पास OY1 लेवल ऑफ इनकम है, आप ये बताओगे। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद आप एक कंक्लूजन दे दोगे कि इस तरह से हमारा AD कर्व इज इक्वल टू AS, जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है। अब अगर ये 6 नंबर में आ जाता है तो आगे भी बता दोगे कि वो सिचुएशन जहाँ पे AD मोर देन AS है और वो सिचुएशन जहाँ पे AD लेस देन AS है। ठीक है, अब अगर SI अप्रोच है तो आप SI अप्रोच में फिर वही बताओगे कि सेविंग कर्व कौन सा है, इन्वेस्टमेंट कर्व कौन सा है। फिर आप ये बताओगे कि वाई सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। और फिर आप लिखोगे वाई इन्वेस्टमेंट कर्व is parallel to each other, sorry parallel to x-axis। फिर अगेन इक्विलिब्रियम पॉइंट बताओगे यहाँ पर कि E है, OY1 है, यहीं पे भी ख़त्म कर सकते हो। और आप इसको आगे भी बता सकते हो कि when savings are more than investment, when savings are less than investment। अगर हमें दोनों अप्रोचेस लेके चलनी है तो दोनों अप्रोचेस में फिर आप ये वाला पोर्शन टोटल इग्नोर कर सकते हो और फिर आप ये बता सकते हो इन द फर्स्ट पैनल ये आपका फर्स्ट या अबव पैनल हो गया, आप इसको ऐसे इंडिकेट कर दोगे, और ये सेकंड या लोअर पैनल हो गया। ठीक है, इस तरह से कर दोगे। कंक्लूजन मैंने आपको यहाँ लिख के दिया ही है कि कंक्लूजन में फिर आप लिख दोगे सो कंक्लूसिवली इट कैन बी सेड दैट इन्वेस्टमेंट, या कंक्लूजन ऐसे हेडिंग डाल के आप लिख दोगे इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज इट इज़ ऑटोनॉमस। इस तरह से फाइनली लिख दोगे।
तो एक्सप्लेनेशन लिखनी हमेशा आसान हो जाती है डायग्राम की, अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया है तो, और आपकी वर्ड लिमिट को भी इतना इन्हांस कर देता है। रीज़न बीइंग, आपके पास टाइम कम है, आपको लग रहा है कम मार्क्स का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे डेफिनेशन स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है फिर ये डेफिनेशन लिखनी, अदरवाइज़ आप डेफिनेशन भी लिख दो। आपको लग रहा है कि अरे मेरे वर्ड लिमिट तो हुई नहीं और अभी तो बहुत 6 नंबर का क्वेश्चन है, अब तुम इसमें ये भी नहीं लिखना चाह रहे AD इज़ मोर देन या लेस देन AS, S इज़ मोर देन I और लेस देन I, क्योंकि इसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा फॉर एनी रीज़न एग्ज़ाम के टाइम, तो आप इसको और एलोबरेट कर सकते हो। आप कंजम्पशन को एक्सप्लेन कर दो, आप इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन दे दो, आप सेविंग की भी पूरी डेफिनेशन दे दो, आप पूरा डिटेल में AD कर्व अलग से बता दो, सबको अलग अलग भी बता सकते हो। उससे क्या होगा, आपके पास लिखने के लिए कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो डायग्राम्स की एक्सप्लेनेशन हमेशा आपके लिए बहुत सारा कंटेंट देती है, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंगली उस कंटेंट को एडजस्ट करना है। तो इसीलिए, और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लर्न नहीं करनी पड़ती, एक बेस्ट पार्ट ये है, अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया, अगर आप क्लियर हैं अपने डायग्राम को लेके, देन यू कैन राइट एक्सप्लेनेशन एज वेल वेरी गुड। अदरवाइज अगर आपने और सबसे बड़ी बात क्या होती है, डायग्राम में कभी कोई चीटिंग नहीं हो सकती है। तो आप डायग्राम्स को जब बनाते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है तभी आप डायग्राम्स को ठीक बना पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि डायग्राम्स में हमेशा मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो जितनी कोशिश हो हमेशा डायग्राम्स बनाने चाहिए। और आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिस इज़ द सिंगल चैप्टर जहाँ डायग्राम्स हैं, और हर टॉपिक के डायग्राम है, हर डेफिनेशन का डायग्राम है, तो आप हर पॉइंट को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट हैं। एक है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट वो कॉन्सेप्ट है कि जो लोग भी काम करना चाहते हैं, ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी हु वांट टू डू वर्क, जो करना भी चाहते हैं और कर भी सकते हैं, हु वांट टू डू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट एंड हु आर एबल टू डू द वर्क। ये जो दोनों सिचुएशंस हैं, इन दोनों सिचुएशन में हु वांट्स टू डू द वर्क एंड हु एट द प्रिवेलिंग वेज रेट एंड हु आर एबल टू डू द वर्क, तो हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि भाई उन्हें काम तो मिल रहा है बट वो काम करना नहीं चाहते, दैट इज़ कॉल्ड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम मिल नहीं रहा। हमने ये तीनों सिचुएशंस को क्यों पढ़ा, क्योंकि एक हमारी एजम्पशन होती है, जो अभी हमने इक्विलिब्रियम किया है, उस इक्विलिब्रियम में एक हमारी एजम्पशन होती है। वो एजम्पशन क्या होती है कि एन इकोनॉमी इज ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। हम इसी एजम्पशन को लेके सारा स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स में चाहे कोई इक्विलिब्रियम पर हम डिस्कशन करें या कोई लॉ पे डिस्कशन करें, एजम्पशन के साथ साथ चलते हैं। तो हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है ना वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, यानी कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि ऑल रिसोर्सेज, इस वाले सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, दैट ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी are fully, efficiently and optimally utilized। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो सभी रिसोर्सेज हमारे ऑप्टिमली, एफिशिएंटली, फुली यूटिलाइज्ड हैं। तो अगर इस पॉइंट पर हमारी एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो हम कहेंगे एक्सेस डिमांड का केस है। और अगर इस केस में एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो हम कहेंगे इन्फ्लेशनरी गैप है या
इसी को हम कह देते हैं एक्सेस डिमांड है। लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पर AD इज़ लेस देन AS तो हम कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप है। ठीक है, ये दो हमारे पास टर्मिनोलॉजी अब नई निकल कर आ गई, यानी कि डेफिशिएंट डिमांड है। तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो अपनी जगह पे बैठ गया आके। अब हमें अभी तक हम क्या कह रहे थे कि एग्रीगेट सप्लाई कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब एग्रीगेट सप्लाई तो फिक्स्ड है भाई, यही रहेगी। अब उस एग्रीगेट सप्लाई पे डिमांड कम ज़्यादा है, तो अगर उस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, तो हमारा पूरा जो फोकस है ना वो एग्रीगेट डिमांड को ही कम ज़्यादा करने पे रहेगा। हमारा पूरा फोकस इस बात पे रहने वाला है अब आगे चल के कि एग्रीगेट डिमांड को कैसे कम करें और कैसे ज़्यादा करें। तो अब हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि भाई ये ऐसा होता क्यों है, एग्रीगेट डिमांड क्यों तो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है जब रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो, फुली यूटिलाइज्ड हैं तो, और क्यों तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। इसको अब हमें डिटेल में पढ़ना है, और अगर हो जाती है तो चलो हो जाती है, उसको फिर ठीक कैसे करें। ठीक है, अब पहले एक डायग्राम हम बनाते हैं इसका। हमने डायग्राम बनाया, हमने कहा कि ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये एग्रीगेट डिमांड है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया। अब हो क्या रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट तो यहाँ आ गया, ये भी आ गया, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी हो गया, यहाँ पर भी हमने कह दिया एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन हमारी इकोनॉमी में तो फुल एम्प्लॉयमेंट यहीं पर ही आ गया, यही आ गया, मतलब ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है फुल एम्प्लॉयमेंट पर। तो एक्चुअली में जो हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, दैट इज़ मोर देन द एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो ये जो गैप आ गया, इस गैप को, ये जो गैप आया, इस गैप को हम कहेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। हो क्या रहा है, हमने तो इस पॉइंट पर ही, यहीं पर हम इससे ज़्यादा इनकम जनरेट कर ही नहीं सकते, तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक है जी, आपने बोल दिया कि ये एक्चुअल वाला है, लेकिन ये एक्चुअल आपके प्लानिंग में ही है, क्योंकि ये प्लान्ड है ना, हम हमेशा प्लान्ड पढ़ते हैं, हमने प्लानिंग में सोचा। लेकिन अब आप प्लानिंग ये करो कि फुल एम्प्लॉयमेंट तो मुझे यहीं पर ही मिल रहा है, मैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इसके आगे लेके जा ही नहीं सकती हूँ, ये जो जा रहा है मेरा आगे, मैं जा ही नहीं सकती लेकर, मुझे तो यहीं पे रुकना पड़ेगा। अब अगर मैं यहीं पर रुक जाऊँगी तो ये मेरा इतना गैप आ गया, ये मेरा इन्फ्लेशनरी गैप आ गया, डिमांड ज़्यादा है। अब हम आगे जब करेंगे कि इसको कैसे ठीक करें, तो हमारा पूरा फोकस, पूरा जोर हमारा इस बात पे रहने वाला है कि इन्फ्लेशनरी गैप कैसे ठीक करें, कैसे हम इस डिमांड को नीचे लेकर आएँ। ये जो हमारी डिमांड है, ये डिमांड ए से बी पॉइंट पे यहाँ से यहाँ कैसे लेकर आएँ। तो दिस इज़ योर इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, इस डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस पे लिया लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ लिया ATAS। ठीक है, ये 45 डिग्री पर हमने एग्रीगेट सप्लाई कर्व बना दिया, हमने एग्रीगेट डिमांड भी बना दी, ये हमारी प्लान्ड है।
ये सब कुछ हमारा प्लान हो गया कि भाई ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है। लेकिन हमने ये देखा कि हम ये बना तो रहे हैं इक्विलिब्रियम, लेकिन हमारा तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पहले ही यहाँ पे रुक गया, मतलब हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। अब क्योंकि हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व यहीं पे रुक गया बिकॉज ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो हमारे डिमांड कर्व को शिफ्ट होना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो ये गैप जो है, इतना गैप, ये जो गैप है, ये गैप हमारे लिए इन्फ्लेशनरी गैप हो गया। मीन्स जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है प्लान्ड वाला, और जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, तो एग्रीगेट डिमांड माइनस एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट इज योर इन्फ्लेशनरी गैप। हमने कहा कि ये वाला तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये वाला एग्रीगेट डिमांड बनाना, तो क्योंकि हमारे एम्प्लॉय यहीं पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया। तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आने से क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड को हमें कम करके यहाँ तक लाना ही पड़ेगा, तभी इक्विलिब्रियम पर आएगी इकोनॉमी, अदरवाइज इन्फ्लेशनरी गैप रहेगा, डिमांड ज़्यादा रहेगी। अब अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, अगर हमारे पास डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई लेस है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, उस डिमांड को कम करने के लिए प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा, प्राइस राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, प्राइस राइज होने से इनकम राइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरह से जब सब कुछ राइजिंग पैटर्न पे चलेगा, तो जब सब कुछ राइजिंग स्टेट पर होता है तो हम उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब ही ये होता है कि इकोनॉमी में सब कुछ राइजिंग लेवल पे चल रहा है, सब कुछ एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है, इनकम भी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए इसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ उससे जो लोअर सेक्शन है, जो लो अर्निंग सेक्शन है, उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे इकोनॉमी ने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहीं पे अचीव कर लिया, तो एग्रीगेट डिमांड ये वाला हो ही नहीं सकता, हमें एग्रीगेट डिमांड नीचे की तरफ लाना पड़ेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारा इन्फ्लेशनरी गैप हो गया इस वजह से। ठीक, अब हम एक और रिवर्स सिचुएशन देखते हैं। AD, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है ना, ON। लेकिन अब हमारा मान लो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ पर आ गया, ये आ गया, ये हमारा है लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ आ रहा है, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, OM इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ON इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब क्या है, हमारे रिसोर्सेज यहाँ पर आके फुल यूटिलाइज होंगे, लेकिन हमारी डिमांड कम है, हमारी डिमांड यहीं तक ही है, यानी कि ये हमारा AD है जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक है। इसका मतलब हमें डिमांड को इतना इंक्रीज़ करना है, ये जो है इतना हमें इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारा RM और ये हमारा TM। तो हमारा एक्चुअली में जो हमने प्लान किया एग्रीगेट डिमांड, वो करंट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड ये है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो इसको हम कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप, मतलब रिसोर्सेज आर यूटिलाइजिंग इन फुल, रिसोर्सेज तो पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से यूटिलाइज करने के लिए डिमांड उतनी है ही नहीं,
तो उस डिमांड को हमें बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप, मतलब एवरीथिंग एट द लोअर साइड। हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है, उससे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक हो रहा है। हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है, तो सप्लाई ज़्यादा होने से एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक हो रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक हो रहा है तो हम प्रोडक्शन कम करेंगे। अब प्रोडक्शन कम होगी तो लोगों का इनकम लेवल कम होगा, इनकम लेवल कम होगा तो स्पेंडिंग कैपेसिटी कम होगी। अब स्पेंडिंग कैपेसिटी कम है तो एग्रीगेट डिमांड कम है। तो अब हमें इसको ठीक करने के लिए जो हमें रीजंस देखने हैं, जो हमें मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, वो ये वाले आएंगे। ठीक है, चलो। तो डेफिशिएंट डिमांड को अगर हम इसका मीनिंग को स्टडी करें तो इसके मीनिंग में आता है डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है व्हेन एक्सपेक्टेड, जो हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, सो डेफिशिएंट डिमांड इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर is less than the expected expenditure। मतलब हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है दैट इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो डेफिशिएंट डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन the actual expenditure incurred in an economy is less than the expected expenditure in the economy, means जो consumers expenditure कर रहे हैं वो कम है जितना कि producers ने सोचा था। पहली बात, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देयर इज़ लेस परचेजिंग पावर इन दी हैंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। उनके पास परचेजिंग पावर काफ़ी कम है। ठीक है, अब क्यों ऐसा होता है, क्यों परचेजिंग पावर कम है? हम लोगों ने जो कॉजेज़ या इफ़ेक्ट्स हमने एक्सेस डिमांड के किए, ये बिल्कुल उसका रिवर्स है। पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर कम हो जाए, गवर्नमेंट फॉर एनी रीज़न, इकोनॉमिक या सोशल या इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर कम करने लग जाए, गवर्नमेंट का जो है एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाए। गवर्नमेंट अभी हो सकता है काफ़ी सारे बोनस दे रही हो, गवर्नमेंट ने वो बोनस देने बंद कर दिए। जैसे अभी पीछे कोरोना की वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की भी सैलरी कट हुई है, काफ़ी लोगों के इंक्रीमेंट रुके हैं। तो गवर्नमेंट ने भी अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया है। कई जगह कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा था, उसको रोक दिया क्योंकि उन्हें फंड्स की ज़रूरत थी। तो अल्टीमेटली जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो जाता किसके पास है? पब्लिक के पास है। अब अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही नहीं करेगी तो पब्लिक के पास पैसा नहीं जाएगा, पब्लिक के पास पैसा नहीं जाएगा तो पब्लिक की स्पेंडिंग कैपेसिटी जो है, परचेजिंग पावर को हम यहाँ बोलते हैं स्पेंडिंग कैपेसिटी। जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन, हमारी जो जनरल पब्लिक है उनका कंजम्पशन का लेवल कम हो गया है। अब कंजम्पशन का लेवल कम क्यों हुआ है? इसका रीज़न यही है कि उनके पास परचेजिंग पावर कम है, उनके डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई है। ये जो उनकी डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है स्पेंडेबल इनकम, स्पेंडेबल विच कैन बी स्पेंड। और फॉल इन एक्सपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, बट ऑब्वियस है अगर एक्सपोर्ट कम होगा तो रिवेन्यू जनरेशन भी तो कम होगा। ठीक है, तो हमारा रिवेन्यू जनरेशन कम है। तो बेसिकली डेफिशिएंट डिमांड की जो कॉजेज़ हैं वो क्या हैं? इन एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से जब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? बट ऑब्वियस है अगर लोग डिमांड कम करेंगे तो हमारा लेवल ऑफ इनकम कम हो जाएगा, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट सभी कुछ कम होगा। मतलब इन ऑल इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी और एवरीथिंग विल गो एट अ लोअर साइड।
तो हम क्या कहते हैं कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में क्या डिफरेंस है, दैट एक्सेस डिमांड इज़ अ सिचुएशन वेयर एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर और अवेलेबल आउटपुट में एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन अवेलेबल आउटपुट, मतलब एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। जबकि यहाँ पर रिवर्स सिचुएशन है कि हमारा जो अवेलेबल आउटपुट है वो ज़्यादा है, मतलब एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पर एवरीथिंग एट द फॉलिंग साइड, यहाँ पर एवरीथिंग एट द राइजिंग साइड। इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप, इट इज़ कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। हमेशा एक्सेस डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर वर्क करता है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज वर्क्स ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, बिकॉज हम क्या होता है हमारा डायग्राम कि हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसके पहले ही हमने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, जबकि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बाद में अचीव हो रहा है, हम इक्विलिब्रियम के पहले ही आ गए, मतलब बिफोर इक्विलिब्रियम, हम बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट हम इक्विलिब्रियम पर आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, हमारे कम रिसोर्सेज, लेस रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, वी आर यूजिंग लेस रिसोर्सेज एट इक्विलिब्रियम, हमारे इक्विलिब्रियम पर फुल रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो रहे हैं, बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल इक्विलिब्रियम हमें पहले अचीव हो गया, उसके बाद हमारे पास फुल रिसोर्सेज हो रहे हैं यूज़, जबकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम बाद में हो रहा है, फुल रिसोर्सेज पहले हो रहे हैं। तो हमेशा हम जहाँ फुल रिसोर्सेज होंगे वहीं पे आके रुक जाएंगे, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आएगा, लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है दैट हाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। हमारे पास 3 मेथड्स हैं, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हमें ये 2 ही करने हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको तो इग्नोर कर देंगे हम बिल्कुल। अब हम बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल वर्ड जहाँ भी आएगा ना वहाँ पे बात आ जाएगी गवर्नमेंट की। ऑल द आइटम्स रिलेटेड टू इन कंसर्न विद रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, that is called fiscal policy, or monetary policy which is prepared by the apex monetary authority of any country। जैसे कि हमारे यहाँ की जो अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी है वो RBI है, तो RBI ने जो भी पॉलिसी बनाएगी मॉनेटरी पॉलिसी वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो अब हम एक एक करके करते हैं। फिजिकल पॉलिसी, देखो फिजिकल पॉलिसी का मतलब हमने पढ़ा कि जो भी गवर्नमेंट से रिलेट कर रहा है। अब अगर एक्सेस डिमांड है, कोई भी सिचुएशन हमें ठीक करनी है, तो उसको ठीक करने के लिए एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को ठीक करना है, तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन होगा किसी तरह से लोगों की परचेजिंग पावर रिड्यूस करना। जबकि डिफ्लेशनरी गैप में यानी कि एफिशिएंट डिमांड में हमारा पूरा कंसंट्रेशन होता है किसी भी तरह से जो पब्लिक है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ाना। तो इसको हम एक टेबल के थ्रू करते हैं पहले, ठीक है, वो टेबल हम बनाते हैं। जब भी एक्सेस डिमांड को ठीक करना होगा तो एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए जो हमारे जितने भी मेजर्स होंगे, चाहे वो फिजिकल पॉलिसी के हों चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी के हों, जितने भी मेजर्स होंगे उन सभी मेजर्स में हमारा पूरा कंसंट्रेशन रहेगा डिक्रीज परचेजिंग पावर। हमें परचेजिंग पावर को डिक्रीज करना है, यानी कि मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है। जबकि डेफिशिएंट डिमांड में हमें इंक्रीज करना है परचेजिंग पावर को, या हम कह सकते हैं कि हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो हमारे जितने भी मेजर्स होंगे वो इसी पे कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। जैसे कि अभी हम पहले फिजिकल पॉलिसी के मेजर्स करते हैं। फिजिकल पॉलिसी में पहला है गवर्नमेंट बजट।
अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, मतलब इन्फ्लेशनरी, इसे हम कहेंगे इन्फ्लेशनरी गैप है, और डेफिशिएंट डिमांड के लिए हम कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप है। तो गवर्नमेंट बजट अगर हमें करना है तो गवर्नमेंट बजट एक्सेस डिमांड के केस में सरप्लस बजट बनेगा। सरप्लस बजट का मतलब क्या हुआ? बजट रिसिप्ट्स आर मोर देन बजट एक्सपेंडिचर। तो हम क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी बजट रिसिप्ट्स बढ़ा रही है, जो एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स है। अब वो बजट रिसिप्ट्स किसी भी फॉर्म में बढ़ा सकती है, वो टैक्स चाहे ज़्यादा लगा दे, वो किसी भी फॉर्म में रिवेन्यू जनरेट करे। अब वो रिवेन्यू जनरेट करने के लिए चाहे टैक्स ज़्यादा लगाए, या किसी भी तरह की जो लाइसेंस फ़ीस है उसको बढ़ाए, या वो ये भी कर सकती है कि मार्केट में मनी सप्लाई कम कर दे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो रिसिप्ट्स बढ़ाए, वो अपना एक्सपेंडिचर भी कम कर सकती है। वो लोगों को कुछ ना कुछ उनकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में किसी भी तरह से कट कर सकती है, ठीक है। जबकि डेफिशिएंट डिमांड में वो डेफिसिट बजट बनाएगी। डेफिसिट बजट का मतलब क्या हो गया? बजट रिसिप्ट्स आर लेस देन बजट एक्सपेंडिचर। अब डेफिसिट बजट में वो फिस्कल डेफिसिट बजट, रिवेन्यू डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट कौन सा बना रही है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बट डेफिसिट बजट बनाएगी। क्योंकि डेफिसिट बजट बनाने से क्या होगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन एनी केस बढ़ेगा। अब होने को जितने भी फिस्कल पॉलिसी के आगे के पॉइंट्स हैं वो यहीं से डराइव होके निकल रहे हैं, कुछ नए पॉइंट्स नहीं हैं, बट फिर भी हम करेंगे। जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी, द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। अगर एक्सेस डिमांड है तो टैक्स रेट हाई कर देगी, यहाँ पर टैक्स रेट लो कर देगी। ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि हाई टैक्स रेट का मतलब है वो पब्लिक से ज़्यादा पैसा ले रही है। अल्टीमेटली वही वाली बात आ गई ना, बजट रेवेन्यू वाली, कि बजट रेवेन्यू को बढ़ा रही है। यहाँ पे वो क्या कर रही है? टैक्स कम कर देती है ताकि लोगों के पास ना पैसे ज़्यादा रहें। भाई पहले 100 रुपये पे अगर 20% टैक्स था तो लोगों के पास 80 रुपये खर्च करने को थे। अब अगर वो टैक्स 10 रुपये % हो जाए, 10%, तो लोगों के पास 90 रुपये खर्च करने के लिए हो जाएंगे। तो अगर उन्हें लगता है कि हमें लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाना है तो हम टैक्स रेट लो कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। होने को तो ये भी गवर्नमेंट बजट का ही पार्ट है, बट फिर भी हम अलग अलग पॉइंट्स में इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर वो डिक्रीज़ करेगी, यहाँ पर इंक्रीज़ करेगी। फिर पब्लिक बोरोइंग्स, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उन्हें लोगों की परचेसिंग पावर को कम करना है तो वो क्या करेगी? अपनी बोरोइंग्स बढ़ा देगी। गवर्नमेंट कहेगी भाई हम बोरो कर रहे हैं, लोग भी इन्वेस्ट कर देंगे। जबकि यहाँ पे पब्लिक बोरोइंग्स वो रिडीम कर देगी, ठीक है ना। रिडीम मतलब रिफंड करना, या हम इसको कह सकते हैं रीपेमेंट करना। वो पब्लिक बोरोइंग्स जो उन्होंने पहले से ली हुई थी, ठीक है, वो वापस करना स्टार्ट कर देगी लोगों को। क्यों वापस कर रही है लोगों को? जिससे कि जो भी जनरल पब्लिक है उनके पास मनी सप्लाई ज़्यादा हो और वो ज़्यादा पैसा खर्च कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? कभी भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं जब वो सेंट्रल बैंक से कुछ भी बोरोइंग्स करते हैं तो उसको हम कहते हैं बैंक रेट। तो अगर इन्फ्लेशनरी गैप है तो बैंक रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों इंक्रीज़ हो जाएगा? जिससे कि वो बोरोइंग्स कम से कम करें, ठीक है। उनकी बोरोइंग्स को डिस्करेज करने के लिए इन्फ्लेशनरी गैप के समय इंक्रीज़ कर देते हैं और इसको डिफ्लेशनरी में डिक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है CRR, कैश रिजर्व रेशो।
और एक होती है SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो। ये दो रेशोज जो होती हैं इनमें क्या मतलब होता है, टोटल डिपॉजिट्स का, एक कमर्शियल बैंक के टोटल डिपॉजिट्स का जितना परसेंट उन्हें सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है वो कैश रिजर्व रेशो है, और टोटल का जितना परसेंट वो अपने पास रखते हैं खुद लिक्विड फॉर्म में वो स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो है। मतलब ये दोनों रेशोज किसी भी कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर इन दोनों रेशोज को ही इंक्रीज कर देंगे तो एक्सेस डिमांड डिस्करेज हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है ना। रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट भी कभी भी बोरोइंग्स जो होती हैं जो कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से कर रहे हैं वो रेपो रेट है, और जब कभी रिजर्व बैंक बोरो करता है कमर्शियल बैंक से, या कमर्शियल बैंक ने जो अपने डिपॉजिट्स वहाँ रखे हैं उनको वो उस पर जो वो इंटरेस्ट देता है, तो रेपो रेट के केस में इसको अगेन इंक्रीज करेंगे और इसको डिक्रीज करेंगे। ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या हुआ कि वो रेट जिसको कमर्शियल बैंक रिसीव कर रहा है सेंट्रल बैंक से। तो क्या होगा, जब भी रेपो रेट इंक्रीज होगी, रिवर्स रेपो रेट सॉरी, जब भी रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगी तो उसका मतलब हो गया कि बैंक को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आरबीआई से। अब अगर एक बात सोचो, रिवर्स रेपो रेट में अगर कमर्शियल बैंक्स already receiving high interest from RBI, तो उन्हें बाहर लैंडिंग करने की ज़रूरत क्या है। अगर कमर्शियल बैंक को अंदर ही अंदर अच्छा मिल रहा है तो बाहर लैंडिंग क्यों करेगा। ठीक है। तो इसलिए हम इसको भी इंक्रीज़ करते हैं। तो इसलिए ये बात में कंफ्यूज मत होना कि रेपो रेट को इंक्रीज़ करेंगे और रिवर्स को रिवर्स है इसलिए रिवर्स कर देंगे। दोनों ही बातों में कैसे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कमर्शियल बैंक्स पैसे दे रहे हैं सेंट्रल बैंक को, यहाँ पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। समझ में आया कि यहाँ पर उनको क्योंकि आरबीआई से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो उनको लेंड कर रहे हैं, यहाँ पे उनको इंटरेस्ट यहाँ पे क्या मिल रहा है, आरबीआई को देना पड़ रहा है, तो वो आरबीआई का ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे तो वैसे ही उनके पास कम हो जाएगी देने को लेंडिंग कैपेसिटी। ठीक है। ओके, सो बाय दिस वीडियो आप लोगों का ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए हैं। आई होप आप लोगों को हर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैसे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, all the concepts are related to each other. Fine. डायग्राम्स आप लोगों ने कर लिए, छोटे छोटे फॉर्मूलाज भी बीच में आए, वो भी आप लोगों ने किए। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इन एनी रिस्पेक्ट, डायग्राम्स की हो, कॉन्सेप्ट्स की हो, नोट्स की हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं rajshreetutorials@gmail.com। अब नेक्स्ट सेशन में हमारे पास क्या रहा करने का इस चैप्टर का, जो हमारा लास्ट सेशन रहेगा इस यूनिट का, यूनिट 3 जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सारे फॉर्मूलाज को कंपाइल अप करेंगे और फिर हाउ टू यूज द फॉर्मूलाज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। फाइन, सो वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट सेशन। फाइन, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।